हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 100 फॉर श्योर। दिस इज मेहताब। हम 10th की सीरीज कवर कर रहे हैं साइंस में। तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वो बना दिए। तो आप पहले वो वीडियो देख लें। आज की जो वीडियो है उसमें हम सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, इसमें हम पहले, जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि हम केमिस्ट्री में पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड जो है टेस्ट में खट्टे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हमारा नींबू है या संतरा है, इनका टेस्ट कैसा है? खट्टा है। इट मीन्स इनके अंदर क्या है? एसिड है। अचार है, उसमें भी एसिड होता है। तो जितनी भी चीज़ें खट्टी हैं टेस्ट में, वो सारी की सारी क्या है? एसिड्स हैं। ठीक है, तो एसिड्स कैसे होते हैं? टेस्ट में खट्टे होते हैं। दूसरी पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब आप एसिड को वाटर में डालेंगे तो वो हमें H+ आयंस देंगे। ठीक है, वाटर में डालने पर जो कॉन्सेंट्रेशन है H+ आयन की, एसिड्स के केस में वो हमें ज़्यादा मिलती है। अगली बात ये है कि जो एसिड होता है वो हमारे लिटमस पेपर को रेड कलर में कर देता है। अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है तो वो उस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। वहीं अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेस जो होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप टूथपेस्ट में अगर फ्लेवर ना मिलाया जाए या जो इनो होता है उसमें अगर फ्लेवर ना मिलाया जाए तो उनका टेस्ट भी कड़वा होता है। इसलिए इनो में अलग अलग डिफरेंट टेस्ट आते हैं। ठीक है, फ्लेवर्स आते हैं। तो जो टेस्ट होता है बेस का वो कैसा होता है? कड़वा होता है। दूसरा, अगर हम बेस को वाटर में डालें तो हमें OH- आयन, ठीक है, कौन सा? OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलते हैं। यानी बेस को वाटर में डालने पर हमें OH- आयन्स ज्यादा मिलते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे एसिड जो था वो ब्लू को रेड में बदल रहा था, लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर जो था उसको ब्लू टू रेड कर रहा था। तो बेस क्या करेगा? अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है तो वो उसे ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। हमारे टाइम पे स्कूल में हमें येलो कलर का लिटमस पेपर दिया गया था, तो वो सॉल्यूशन डालने पर ब्लू हो जा रहा था अगर वो बेसिक सॉल्यूशन था, और जब हम उस पर एसिड डाल रहे थे तो वो रेड हो जा रहा था। तो ये है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स एंड बेस की। दूसरी चीज यहाँ पर अगली ये आती है कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, कैसे पता लगेगा? तो जैसे मैंने बताया लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर क्या है? एक इंडिकेटर है। तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम सॉल्यूशंस के नेचर को पता करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास है 3 तरह के हैं। पहला नेचुरल है, दूसरा सिंथेटिक है, और तीसरा ओल्फैक्टरी है। तो जो नेचुरल नाम से पता चल रहा है कि नेचुरल, तो मतलब हमें वो नेचर से मिला है। जैसे कि टर्मरिक यानी हल्दी हो गई, तो ये क्या है? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेचुरल इंडिकेटर का। वहीं अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें जो हम केमिकली फैक्ट्रीज में बनाते हैं, तो वो जो है उसमें है मिथाइल ऑरेंज, फेनोफेथिलीन। तो ये क्या करते हैं? अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज करता है और जो हमारा फेनोफेथिलीन है वो भी अपना कलर चेंज करता है। वहीं अगर हम बात करें ओल्फैक्टरी, जो थर्ड वाला है हमारा, उसमें क्या होता है कि जब आप एसिड या बेस डालते हैं तो वो जो हमारा इंडिकेटर है उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो वो सॉल्यूशन के हिसाब से अपना ऑर्डर चेंज करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कौन सा जो हमारा इंडिकेटर है वो किस तरह से एसिड या बेसिस को क्या कर रहा है? चेंज, या अपने हिसाब से किस तरह से कलर में या उनके टेस्ट में या स्मेल में चेंज आ रहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में जो फिजिकल है और जो इंडिकेटर्स के बारे में हो गया। अब जो अगला सेक्शन है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस में हमें सबसे पहले ये जान ले कि एसिड और बेस में से बेस जो है वो बहुत ही कम चांस, यानी लगभग किसी तरह की रिएक्शंस वो दिखाता ही नहीं है। ठीक है, तो हमने जो एग्जांपल्स लिए हैं जैसे कि मेटल के साथ रिएक्शन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, तो इन रिएक्शंस में बेस जो है वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? हमें एसिड्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम सबसे पहली बात करें तो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन होगा, एसिड या बेस का, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि बेस जो है वो रिएक्ट नहीं करते। तो जो रिएक्शन बुक में दी हुई है वो भी रिएक्शन क्या है? वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक, एसिड्स की बात करें तो एसिड्स में क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। आई रिपीट,
सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हमें कैसे पता कि वो हाइड्रोजन गैस है? तो हम क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है उसको फनल से लाते हैं, उसको एक ट्यूब से लाते हैं, और वो ट्यूब गुजरते हुए जाता है सोप सॉल्यूशन से। यानी हम एक टब में सोप सॉल्यूशन रखते हैं, आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सोप सॉल्यूशन है उससे हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया है। अब गैस तो कोई सी भी हो सकती है, तो हमें कैसे पता कि वो हाइड्रोजन ही गैस है? तो हम क्या करते हैं कि जो गैस जा रहा है उससे क्या बन रहा है, बबल्स बन रहे हैं। तो हम उस बबल्स के पास अपनी मोमबत्ती या कैंडल लेके जाते हैं, तो वो जो बबल है वो बर्स्ट हो जाता है, और कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है? पॉप साउंड। याद रखिएगा, कौन सी साउंड प्रोड्यूस करता है? पॉप साउंड। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये वाला जो टॉपिक है, ये एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एग्जाम्स में आपको XYZ इन नोटेशंस के साथ आपको कोई भी केमिकल रिएक्शंस वर्ड में या इक्वेशन में दी होती है, तो उसमें जो हिंट होता है वो क्वेश्चन में ही छुपा होता है। तो मोस्टली इसमें ये हिंट दिया जाता है कि जो गैस लिबरेट हुई X और Y के रिएक्शन के बाद, वो जो गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट हुई। तो पॉप साउंड का नाम सुनते ही आपके ध्यान में ये बात आ जानी चाहिए कि हमने एसिड और मेटल का ही रिएक्शन करवाया है। ठीक है, तो ये बेसिक आपको याद रखना कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, और उस हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हम उसे सोप सॉल्यूशन से गुजारेंगे, उससे बबल्स बनेंगे, और जब हम उस बबल्स को बर्स्ट करेंगे तो वो पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होगा। बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो अगली केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो है उसमें है कि एसिड और बेस मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पहले मैं बेस के बारे में बता दूं कि ये किसी भी तरह की रिएक्शंस को शो नहीं करते। ठीक है, बेस जो है वो किसी भी तरह के रिएक्शन को शो नहीं करते। वहीं अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। कौन सी गैस मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका हमें कैसे पता चलेगा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा लाइम वाटर है, जिसे हम चूने का पानी कहते हैं, तो वो जो गैस लिबरेट हो रही है उस रिएक्शन में, उसको हम किससे पास करते हैं? उस चूने के पानी से पास करते हैं। तो जब हम उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से पास करते हैं तो उसका कलर जो है वो दूधिया हो जाता है, यानी मिल्की हो जाता है। याद रखिएगा कि गैस को पास करने पर सॉल्यूशन कैसा हो गया? दूधिया। यही आपका हिंट होगा आपके क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था उसमें यही एक हिंट होता है कि उस गैस को जब हमने एक सॉल्यूशन से पास किया तो हमें मिल्कीनेस दिखा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि हमारे पास एसिड कौन सा था और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सा था, और हमने किस सॉल्यूशन से हमने उसको, यानी हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको पास कराया। फिर आगे जो क्वेश्चन में ये होता है कि पास कराने के थोड़ी देर बाद वो कलरलेस हो गया। तो देखिए कलर क्यों आया था, मिल्कीनेस क्यों आया था? क्योंकि जो क्विकलाइन जो था हमारा, लाइम वाटर जो था वो क्या हुआ? प्रेसिपिटेट वहां पर बना। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड होता है, ठीक है, और इस तरह की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उससे गुजारने के बाद जो हमारा प्रेसिपिटेट था वो पहले इनसॉल्यूबल था, अब क्या हो गया? वो सॉल्यूबल हो गया, और जो चीज सॉल्यूबल होगी तो फिर वो क्या हो गया? उसका कलर जो था वो गायब हो गया। तो ये चीज हमें याद रखने की, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंफर्म करने के लिए हम उसे लाइम वाटर से गुजारेंगे, जिससे जो है उसका कलर मिल्की हो जाएगा। और थोड़ी और देर तक अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड उससे गुजारते रहें तो वो जो मिल्कीनेस प्रेसिपिटेट की वजह से था, अब वो प्रेसिपिटेट सॉल्यूबल हो जाएगा और वो मिल्कीनेस गायब हो जाएगा। तो मेटल और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद रिएक्शन करने के बाद अब हमारा जो अगला सेक्शन है उसमें हम ये जानेंगे कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी क्या रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस आपस में जब भी रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, आपको याद रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एसिड और बेस आपस में जब भी रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट देंगे और वाटर देंगे। इस तरह की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो सॉल्ट और वाटर होता है। अब जो रिएक्शन है उसमें हमें जानना है कि एसिड और बेस जो हैं वो मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो रिएक्शन है वो हमें पता है कि एसिड बेस के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर देगा। यहाँ पर ये रिएक्शन लिखने का एक रीज़न है, वो अभी पता चल जाएगा। देखिए, मेटालिक
जैसे हमने पढ़ा है कि जो एसिड है या बेस है वो हर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो वहीं पे अगर हम मेटालिक ऑक्साइड की बात करें तो जो हमारा बेस है, ठीक है, बेस मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड के साथ बेस जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, पर एसिड करते हैं। तो जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटालिक ऑक्साइड के साथ तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड की तो इसके साथ एसिड जो है वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, पर हमारे जो बेस हैं वो रिएक्ट कर जाता है। बेस जो है वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या देता है हमें, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहां देखिए, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर कॉमन। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है, बेस के साथ। तो यानी यहाँ पर नॉन मेटालिक जो मेटालिक ऑक्साइड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर बेस की तरह। तो इसीलिए जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उसको हम बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या फिर बेसिक इन नेचर बोलते हैं। जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, उसी तरह से जिस तरह से एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देता है। सेम चीज़ यहाँ पर है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ कि यहाँ पर बेस के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। यानी यहाँ पर नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के क्यों होते हैं, या उन्हें क्यों कहा जाता है, या फिर नॉन मेटालिक ऑक्साइड को एसिडिक नेचर का क्यों कहा जाता है। तो ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको रिएक्शंस की लिस्ट दिख रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो याद रहे। तब तक मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज मेहताब साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।